नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तर अवध क्लासेस में। दोस्तों आज क्लास यूपी टेट और सी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा, बाल विकास शिक्षण विधियां और यूथ कंपटीशन टाइम्स जो बुक है, इससे क्लास लेंगे। और दोस्तों ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। जो एग्जाम दिसंबर 2023 के लिए सी टेट का लगा हुआ है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए दोस्तों, सिलेबस देख लीजिए और बात करते हैं बाल विकास। पहला, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र तथा सिद्धांत। बाल विकास की अवस्थाएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था एवं उनके अंतर्गत होने वाले विकास। सबसे पहले देखते हैं कि बाल विकास है क्या। तो बाल विकास अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उस शाखा को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहा जाता है। बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषा। तो बाल विकास के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियां, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं निम्नलिखित। जैसे जेम्स ड्रेवर के अनुसार कहा गया कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही क्रो एवं क्रो ने भी कहा है कि बाल मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान की अध्ययन है जो कि व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। आइजेन के अनुसार बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। थॉमसन ने भी अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। हरलॉक के अनुसार आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप में व्यवहार, रुचियों और लक्षणों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके विकासात्मक अवस्थाओं से दूसरे विकासात्मक अवस्थाओं में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में ये खोज करने का प्रयास किया जाता है कि परिवर्तन कब होते हैं और इसके कारण क्या हैं। तो ये व्यक्ति क्या सार्वभौमिक कारण उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विकास की विभिन्न अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बाल विकास की आवश्यकताएं क्या हैं और कब कब होती हैं। तो चलिए, बाल विकास के अध्ययन के द्वारा बालक के जीवन को सुखी और समृद्धिशाली बनाया जा सकता है। बाल विकास के अध्ययन के द्वारा बालकों से संबंधित समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान के द्वारा अध्यापक और अभिभावक बच्चों में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। बच्चों की समुचित क्षमता का विकास कब और कैसे करना, बाल मनोविज्ञान की सहायता से यह भी संभव हो सकता है। बाल मनोविज्ञान बच्चों के समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बताता है ताकि उनकी क्षमताओं और अभिवृत्तियों उचित रूप से निर्देशित किया जा सके। अंत में कहा जाता है कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है और बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान विषय अधूरा है। बाल विकास के क्षेत्र क्या हैं। तो बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से युवा अवस्था तक की मानव की सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित हैं। इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस बात पर भी बल दिया जाता है कि विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन किन कारणों और कब क्यों होते हैं।
बाल विकास के निम्नलिखित क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे बालक और वातावरण। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत बालक का वातावरण पर तथा वातावरण के बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास आदि पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। बालकों के व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। तो इसके अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगिक, सामाजिक और भाषीय आदि विभिन्नताओं तथा इससे संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। बाल व्यवहार और अंतःक्रिया। तो इसके अंतर्गत विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक के विभिन्न अंतःक्रियाओं और व्यवहारों को समझकर ये जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक के पर्यावरणीय समायोजन में कौन सी अंतःक्रियाएं बाधक हैं और कौन सी सहयोगी होंगी या हैं। मानसिक प्रक्रिया। तो मानसिक प्रक्रिया इस क्षेत्र के अंतर्गत बालक के विभिन्न विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं की विभिन्न अवस्थाओं में गति, स्वरूप तथा विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास, बालक और बालिकाओं का मापन। तो इसके अंतर्गत बच्चों के विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समायोजन संबंधी समस्याएं। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत बालक के विभिन्न प्रकार के समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अभिभावक बालक संबंध। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत अभिभावक बालक संबंध का विकास और अभिभावक बालक संबंधों के निर्धारक पारिवारिक संबंधी में हास आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट बालकों का अध्ययन। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, मंद बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक आदि विभिन्न योग्यताओं व क्षमता वाले बालकों का समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। विकास का सिद्धांत। तो इसमें गैरिसन एवं अन्य के अनुसार कहा गया है कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हमें उसमें कुछ परिवर्तन दिखते हैं। अध्ययनों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहा जाता है और विकास के सिद्धांतों को संक्षिप्त व्याख्या निम्नलिखित है, जैसा निरंतरता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया निरंतर व अविराम, यानी कि इसका विराम गति से चलती रहती, विराम नहीं होता इसमें, जो कभी बंद व कभी तीव्र हो सकती है। व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति व दिशा भिन्न भिन्न होती है। दूसरे शब्दों में एक ही आयु के दो बालकों या बालिकाओं में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक और विभिन्नताओं का होना विकास की व्यक्तिगतता को इंगित करता है। परमार्जिता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है और दूसरे शब्दों में सही ढंग से किए गए प्रयासों के द्वारा विकास की गति को वांछित दिशा की ओर तथा उसे तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है। विकास क्रम का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु हो या मानव, जो विकास का एक निश्चित प्रतिक्रम होता है जो उस प्रजाति के समस्त सदस्यों के लिए सामान्य होता है तथा उस प्रजाति के समस्त सदस्य उस प्रतिक्रम का अनुसरण करते हैं, निश्चित पूर्व कथनीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, अर्थात पहले मस्तिष्क, फिर धड़ और अंत में पैर का विकास होता है। एकीकरण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु हो या मानव, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर
होता है और वह पहले अपने किसी एक अंग संचालन करने से पूर्व अपने पूरे शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम यानी कि परिवार से वातावरण यानी समाज की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास रेखीय गति एवं स्तरगत दर से ना होकर चक्राकार ढंग से होता है, अर्थात विकास प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में ऐसे अवसर आते हैं जबकि किसी क्षेत्र विशेष में विकास की पूर्व अर्जित स्थिति का समायोजन करने के लिए उस क्षेत्र की विकास प्रक्रिया लगभग विराम की स्थिति में आ जाती है। बाल विकास का जो अवस्थाएं होती हैं तो मनोवैज्ञानिकों ने अपनी सुविधानुसार विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उनमें होने वाले परिवर्तनों और विशेषताओं को पहचान कर ये स्पष्ट कर दिया है कि बाल विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता है, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती रहती है। और विभिन्न विद्वानों ने बालकों के विकास को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। कोल के अनुसार विकास की अवस्थाएं तो अवस्था बालक और बालिकाएं। शैशवावस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष होती है और यही बालिकाओं की होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 वर्ष से 5 वर्ष, यही बालिकाएं होती हैं। मध्य बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष और बालिकाओं की जो होती है लड़कियों की ये 6 वर्ष से 10 वर्ष होती है। पूर्व किशोरावस्था जो बालक होते हैं उनके 13 वर्ष से 14 वर्ष और जो बालिकाएं होती हैं उनकी 11 वर्ष से 12 वर्ष तक। प्रारंभिक किशोरावस्था 15 वर्ष से 16 और बालिकाएं की 12 वर्ष से 14। मध्य किशोरावस्था 17 वर्ष से 18 और बालिकाएं की 15 से 17। उत्तर किशोरावस्था 19 वर्ष से 20 वर्ष और बालिकाएं की 18 से 20 वर्ष होती है। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से 34, यही बालिकाओं की। मध्य प्रौढ़ावस्था 35 वर्ष से 49, यही बालिकाओं की। उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 वर्ष से 64, यही बालिकाओं की। और प्रारंभिक वृद्धावस्था तो 65 वर्ष से 75 वर्ष, यही बालिकाओं की होती है। वृद्धावस्था 75 वर्ष से आगे, यही बालिकाओं की। तो हार्लॉक ने भी विकास की अवस्थाएं दी हैं। गर्भकालीन अवस्था गर्भाधान से जन्म तक और शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह या 14 दिन तक। बचपनावस्था 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक। वयासंधि अवस्था 12 वर्ष से 14 वर्ष तक। पूर्व किशोरावस्था 13 वर्ष से 17 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था 18 वर्ष से 21 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। मध्यावस्था 41 वर्ष से 60 वर्ष तक और वृद्धावस्था 60 वर्ष से ऊपर की होती है। सामान्य रूप से मानव विकास की 5 अवस्थाओं में बांटा जाता है, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्या, किशोरा, प्रौढ़ा, ये हो गए 5। तो गर्भावस्था जो होता है गर्भधान से जन्म तक और शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 13 वर्ष से 18, प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से अधिक तक होती है। गर्भावस्था की विशेषताएं क्या होती है? तो इस अवस्था की सामान्य अवधि 6 महीने 10 दिन की होती है। इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है तथा इस अवस्था में अधिकांश विकास शिशु के शरीर में होते हैं। इस अवस्था की 3 उपावस्था हैं: डिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था। शैशवावस्था क्या है? शैशवावस्था बालक का निर्माण काल कहा जाता है। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। जन्म से 3 वर्ष तक पूर्व शैशवावस्था और 3 से 5 वर्ष की आयु उत्तर
शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। फ्राइड के शब्दों में मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में वो बन जाता है। क्रो एवं क्रो ने 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं तो शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता होती है, सीखने में तीव्रता होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती, जिज्ञासा प्रवृत्ति होती, दूसरों पर निर्भरता, आत्म प्रेम की भावना, नैतिकता का अभाव, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, सामाजिक भावनाओं का विकास, दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि, संवेगों का प्रदर्शन, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, नकल करने की, कल्पना की सजीवता, काम प्रवृत्ति की भावना। शैशवावस्था में शिक्षा तो उचित वातावरण की उपलब्धता, स्वस्थ पालन पोषण की व्यवस्था, स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, जिज्ञासा की संतुष्टि, सामाजिक भावना का विकास और मानसिक क्रियाओं के लिए उचित अवसर, वार्तालाप के अवसर, आत्म प्रदर्शन के अवसर, अच्छी आदतों का निर्माण, व्यक्तिक विभेदों पर ध्यान, क्रिया द्वारा सीखने की आदत का निर्माण, चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा, खेल द्वारा शिक्षा और मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना है। बाल्यावस्था, इस अवस्था को व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालकों में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि, इच्छाओं आदि के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। इस अवस्था को शिक्षा शास्त्री, प्रारंभिक विद्यालय की आयु तथा कुछ अन्य विद्वान इसे स्फूर्ति अवस्था और गंधी अवस्था भी कहते हैं। कोल एवं ब्रूस के अनुसार वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताते हुए कहा है कि शारीरिक मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। बाल्यावस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं तो शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, जिज्ञासा की प्रबलता, रचनात्मक कार्यों में रुचि, वास्तविक जगत से संबंध, आत्मनिर्भरता की भावना, सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास, सामूहिक प्रवृत्तियों की प्रबलता और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, रुचियों में परिवर्तन, काम प्रवृत्ति की न्यूनता, संग्रह करने की प्रवृत्ति, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होता है तो शारीरिक विकास पर बल, बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा, भाषा के ज्ञान पर बल, खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा, उपर्युक्त विषयों का चुनाव, रोचक पाठ्यक्रम, जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि, नैतिक शिक्षा, सामाजिक गुणों का विकास, संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि, मानसिक विकास पर बल, पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था, संवेगों के प्रदर्शन का अवसर, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था होती है। किशोरावस्था को बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधि काल कहा जाता है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस शब्द लैटिन शब्द एडोल्सियर से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना होता है। क्रो एवं क्रो ने कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। जर्सील्ड ने कहा है किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। स्टैनले हॉल के अनुसार कहा गया है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये किर्कपैट्रिक के अनुसार इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। विग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। किशोरावस्था में विकास के सिद्धांत, किशोरावस्था के संबंध में 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। एक है आकस्मिक विकास का सिद्धांत,
इस सिद्धांत के समर्थक स्टैनले हॉल हैं और इन्होंने वर्ष 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में लिखा है कि किशोर में जो शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। क्रमिक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत के समर्थकों में किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ प्रमुख हैं। इनका मानना है कि किशोरावस्था में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर और क्रमशः होते हैं। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता शारीरिक विकास में तीव्रता, दृढ़ता, मानसिक योग्यताओं का विस्तार और स्थिरता व समायोजन का अभाव, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, व्यवहार में भिन्नताएं, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, काम शक्ति की परिपक्वता, रुचियों में परिवर्तन, स्थायित्व और समूह को महत्व, ईश्वर तथा धर्म में विश्वास, वीर पूजा की भावना, स्वाभिमान की भावना, अपराध प्रवृत्ति का विकास, समाज सेवा की भावना, स्थिति व महत्व की अभिलाषा, व्यवसाय की चिंता, जीवन दर्शन का निर्माण होता है। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, तो शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, मानसिक विकास के लिए शिक्षा, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, व्यक्तित्व विभिन्नता के अनुसार शिक्षा, सामाजिक संबंधों की शिक्षा, यौन शिक्षा और किशोर के साथ वयस्क जैसा व्यवहार, धार्मिक व नैतिक शिक्षा, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, बालक व बालिकाओं के पाठ्यक्रम में भिन्नताएं, किशोरों को व्यक्तिगत व व्यवसायगत निर्देशन और परामर्श। अब देखते हैं विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। बाल विकास, बालक के विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसका शारीरिक विकास है और शारीरिक विकास के अंतर्गत शरीर रचना, स्नायुमंडल, मांसपेशियों वृद्धि, गामक तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां आदि प्रमुख रूप से आती हैं। शारीरिक विकास का प्रभाव बालक के व्यवहार तथा विकास की अन्य पक्षों जैसे सामाजिक, मानसिक, सांवेगिक आदि पर भी पड़ता है, इसलिए शैक्षणिक दृष्टि से इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। गर्भावस्था में या जन्म पूर्व शारीरिक विकास, सामान्यतः जन्म पूर्व की अवधि 40 सप्ताह या 280 दिन का होता है। निषेचन से जन्म तक के समय का जन्म पूर्व काल या गर्भावस्था का काल कहा जाता है। जन्म पूर्व काल को 3 खंडों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे डिंबावस्था, बीजावस्था या पिंडावस्था, और अगला है भ्रूणावस्था भी कहा जाता है। डिंबावस्था जो होता है, यह अवस्था निषेचन के उपरांत प्रथम 2 सप्ताह तक चलती है। पिंडावस्था, यह अवस्था निषेचन के तीसरे सप्ताह से शुरू होकर 8वें सप्ताह तक चलती रहती है और इस अवस्था में कोषों का समूह एक लघु मानव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। भ्रूणावस्था निषेचन के 9वें सप्ताह से लेकर बालक के जन्म तक कालखंड भ्रूणावस्था अथवा भ्रूणकाल कहलाती है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र रहती है। वस्तुतः शैशवावस्था के विकास में 2 सोपान हो जाते हैं। जन्म से 3 वर्ष और 3 वर्ष से 5 वर्ष होते हैं। भार इसका जो होता है, जन्म से समय पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है और जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.15 पाउंड या 3.2 किलोग्राम और बालिका का भार जो होता है 7.13 पाउंड या 3 किलोग्राम होता है। पहले 6 माह में शिशु का भार 2 गुना और 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। लंबाई की अगर बात करें तो जन्म से समय शिशु की औसत लंबाई 50 से 51 सेंटीमीटर होती है। प्रथम वर्ष के अंत में 67 से 73 सेमी और दूसरे वर्ष के अंत में 77 से 82 सेमी तथा 6 वर्ष तक 100 से 110 सेंटीमीटर तक हो जाती है।
हड्डियां जो होती है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है। संपूर्ण शेषावस्था में छोटे, कोमल तथा लचीली होती हैं। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती हैं। मजबूत होने की इस प्रक्रिया को अस्थिकरण अथवा अस्थि दृढ़ीकरण कहते हैं। मांसपेशियां, शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर की कुल भाग का 23% होता है। 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का लगभग 1/4 अर्थात 25% हो जाता है। उस शिशु की भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। दांत, लगभग छठे या 7वें माह में अस्थायी दूध के दांत निकलने लगते हैं और 4 वर्ष तक लगभग सभी दांत निकल आते हैं। 5वें या छठे वर्ष की आयु में शिशु की स्थायी दांत निकलने लगते हैं। अन्य अंग, नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज व कभी धीमी होती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है, धड़कन की स्थिरता आती जाती है और शिशु के आंतरिक अंगों, पाचन तंत्र, फेफड़ा, स्नायुमंडल, रक्त संचार अंग, जनन अंग, ग्रंथियों आदि का विकास भी तीव्र गति से होता है। गामिक नियंत्रण, जन्म से कुछ समय उपरांत से ही शिशु अपने स्नायु पर नियंत्रण करने का प्रयास प्रारंभ कर देता है। वह पहले सिर पर, फिर धड़ पर और अंत में टांगों का नियंत्रण करना सीखता है। शिशु 1 सप्ताह में मुस्कुराने लगता है और 1 माह में सिर ऊपर उठाने लगता है। 4 माह में सहारे साथ बैठ जाता है। 7 महीने में बिना सहारे के बैठ जाता है। 10 महीने में घुटने के बल चलने लगता है और 14 महीने में खड़ा हो जाता है तथा 15 महीने में चलने लगता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों के दौरान अर्थात 6 से 9 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बाद के 3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। इसलिए 9 से 12 वर्ष की आयु को परिपाक काल भी कहा जाता है। भार, इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है और इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। लंबाई, बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है और इन सब वर्षों में लंबाई 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। हड्डियां, इस अवस्था में हड्डियों की संख्या तथा उनकी दृढ़ता या अस्थिकरण दोनों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर लगभग 350 हो जाती है। दांत, बाल्यावस्था के आरंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत निकलने लगते हैं। 16 वर्ष तक लगभग सभी 27 से 28 दांत निकल आते हैं। मांसपेशियां, मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार का 27% तथा 12 वर्ष तक 33% हो जाता है और बालिकाओं की मांसपेशियों बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। सिर व मस्तिष्क, तो बाल्यावस्था के अंत तक सिर का आकार तथा भार लगभग 95% तक विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था के अंत तक मस्तिष्क का आकार तथा भार की पूर्ण मस्तिष्क के आकार तथा भार का लगभग 95% तक विकसित हो जाता है। अन्य अंग, बाल्यावस्था में बालक अपने सभी अंगों पर नियंत्रण करने में समर्थ हो जाता है और 12 वर्ष की आयु तक धड़कन की गति लगभग 85 प्रति मिनट हो जाती है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास, किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है और बालकों में तीव्रता वृद्धि का समय 14 वर्ष की आयु तक तथा बालिकाओं में 11 से 18 वर्ष की आयु तक होता है। आकार एवं भार, तो इस अवस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है। बालक 18 वर्ष की आयु तक, बालिकाएं 16 वर्ष की आयु तक अपनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेती है। इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है।
सिर व मस्तिष्क को। इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का विकास मंद गति से होता है। लगभग 16 वर्ष की आयु तक सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है एवं मस्तिष्क का विकास भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। हड्डियां, किशोरावस्था में हड्डियों के अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और इस अवस्था में हड्डियों की संख्या कम होने लगती है। मांसपेशियां, किशोरावस्था की समाप्ति पर मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का लगभग 45% तक हो जाता है। अन्य अंग, तो इस अवस्था के अंत तक सभी ज्ञानेंद्रियां तथा कामेंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं और किशोरावस्था के अंत तक हृदय की गति 72 प्रति मिनट तक हो जाता है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहले वंशानुक्रम, वातावरण और पौष्टिक भोजन। दूसरा है चौथा है नियमित दिनचर्या, निद्रा व विश्राम और परिवार की स्थितियां। खेल तथा व्यायाम, प्रेम तथा सहानुभूति, रोगों के कारण शरीर में उत्पन्न विकृतियां, दुर्घटना, भौगोलिक परिस्थितियां, गर्भावस्था की असावधानियां। गत्यात्मक विकास, तो गत्यात्मक विकास के तात्पर्य है कि पेशीय संचालन के विकास से है। बालक इसमें अपने मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। गत्यात्मक विकास दो रूपों में होता है, एक स्थूल गत्यात्मक और दूसरा है सूक्ष्म गत्यात्मक विकास। तो पढ़ते हैं। शैशवावस्था में स्थूल गत्यात्मक विकास, तो स्थूल गत्यात्मक विकास से तात्पर्य बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण से है और ये पेशियां घुटनों के बल चलने, खड़े होने, चलने, ऊपर चढ़ने तथा दौड़ने जैसी क्रियाओं में सहायक होती हैं। शैशवावस्था में सूक्ष्म गत्यात्मक विकास, सूक्ष्म गत्यात्मक विकास से तात्पर्य छोटी पेशियों पर नियंत्रण से है। कप या अन्य वस्तुओं को पकड़ना, पुस्तक के पृष्ठों को पलटना, बटन तथा जिप लगाना, ड्राइंग करना, लिखना आदि से छोटी पेशियों का प्रयोग होता है। आरंभिक बाल्यावस्था में स्थूल गत्यात्मक विकास, तो इस अवस्था में अधिकतर मौलिक गत्यात्मक कौशलों जैसे दौड़ने, पकड़ना आदि शैशवावस्था की तुलना में अधिक सटीकता के साथ किया जाता है। 5 वर्ष की आयु के पश्चात पेशीय समन्वय में मुख्य रूप से विकास होता है और इस अवस्था में इन गत्यात्मक गतिविधियों को देखा जा सकता है, जैसे दौड़ना, उछलना, रस्सी कूदना तथा छलना, घुमाना, तिपैया साइकिल चलाना, गेंद फेंकना तथा पकड़ना आदि होता है। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास, आरंभिक बाल्यावस्था के वर्षों में फाड़ने, काटने, चिपकाने, क्ले या आटे के गोले से खेलने, ड्राइंग, मानकों को पिरोने जैसी गतिविधियों के आंखों तथा हाथों के समन्वय तथा मोटर कौशलों को विकसित करने में काफ़ी मदद मिलती है और इसके अतिरिक्त स्वयं भोजन करना, कपड़े पहनना, तैयार होना, लिखना, नकल करना आदि इस अवस्था में सूक्ष्म गति कौशल के विकास हैं। विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास, तो मानसिक विकास से तात्पर्य है कि मानसिक शक्तियों में वृद्धि होने से और इसके अंतर्गत अवबोधन, स्मरण, ध्यान, संवेदनशीलता, प्रत्यय प्रत्यय निर्माण, अवलोकन, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय, बुद्धि, अधिगम क्षमता आदि संज्ञानात्मक शक्तियों आती हैं और मानसिक विकास परिपक्वता, अनुभव तथा अधिगम के फलस्वरूप होता है। शैशवावस्था में मानसिक विकास, तो जन्म के समय शिशु या मस्तिष्क का पूर्णतः अविकसित होता है और वह अपने वातावरण को नहीं जानता। शैशवावस्था में शिशुओं की मानसिक
योग्यताओं का विकास अत्यंत तीव्र यानी तेज होता है और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 3 वर्ष की आयु तक शिशु का लगभग 50% मानसिक विकास हो जाता है। जन्म से 3 माह तक शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है, भूख लगने पर रोना, हिचकी लेना, दूध पीना, कष्ट का अनुभव करना, चौंकना, चमकदार चीज को देखकर आकर्षित होना या कभी-कभी हंसना आदि क्रियाएं करता है। चौथे से 6 माह तक शिशु शब्द व्यंजनों की ध्वनियाँ करता है और वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है। सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण यानी कि नकल करता है और वह अपना नाम समझने लगता है। 7वें माह से 9वें माह तक वह घुटने के बल चलने और सहारे से खड़ा होने लगता है। 10वें माह से 1 वर्ष तक वह बोलने का अनुकरण करता है और दूसरे वर्ष से शब्द का वाक्य बोलने लगता है। तीसरे वर्ष में पूछे जाने पर अपना नाम बताने लगता है। छोटी-छोटी कविता या कहानी भी सुनता है, अपने शरीर के अंग पहचानने लगता है। चौथे वर्ष तक 4 से 5 तक गिनती लिखना व अक्षर लिखना जानने लगता है। 5वें वर्ष से शिशु हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर करने लगता है। वह विभिन्न रंग पहचानने लगता है और वह अपना नाम लिखने लगता है। इस प्रकार शैशवावस्था में मानसिक विकास शीघ्रता से होता है। बच्चे कल्पना जगत में रहते हैं। वे अधिकतर अनुभव, निरीक्षण व अनुभव द्वारा सीखते हैं। बाल्यावस्था में मानसिक विकास। इस अवस्था में बालक को समझने, स्मरण यानी कि याद करने, विचार करने, समस्या समाधान करने, तर्क चिंतन, निर्णय लेने आदि की क्षमता का विकास समुचित मात्रा में हो जाता है। वह छोटी-छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। बच्चे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचय करने व रचनात्मक कार्य में रुचि लेने लगता है। बच्चे समूह में रहना व कार्य करना पसंद करते हैं। साथ ही अनुकरण, सहानुभूति व सहयोग आदि की सामान्य प्रवृत्तियों का विकास भी इस अवस्था में होता है। बच्चे पढ़ने, लिखने व सीखने में रुचि लेने लगते हैं। खेल उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है और वह पहेली बुझाने व समस्यात्मक खेलों में रुचि लेने लगते हैं। बच्चे पर्यावरण की वास्तविकताओं को समझने लगते हैं और उनमें आत्मविश्वास विकसित हो जाता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास। किशोरावस्था में मानसिक विकास की अपनी उच्चतम सीमाओं को छू लेता है। किशोरियों के स्मरण शक्तियों में स्थायित्व आने लगता है। उनकी कल्पना, चिंतन, तर्क, विश्लेषण, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान जैसी उच्च मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है, लेकिन वह उसका प्रयोग पूर्णों की तरह करने में समर्थ नहीं होते हैं। इस अवस्था में कल्पना की बहुलता होती है और वे कभी-कभी दिवा स्वप्न भी देखते हैं। किशोरावस्था में शब्द भंडार अधिक बढ़ जाता है और चिंतन, तर्क व कल्पना शक्ति के साथ इनमें वाक्पटुता भी आ जाती है। इस अवस्था में इनकी रुचियों में तीव्र विकास होता है। आकर्षक व्यक्तित्व, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, पौष्टिक भोजन और भावी रोजगार, कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति इनकी विशेष रुचि होती है। इस अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसित होता है और इसलिए किशोर किशोरियों को नए ढंग से समायोजन करने पड़ते हैं या करना पड़ता है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण और परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे शारीरिक स्वास्थ्य और माता पिता की शिक्षा, बालक की शिक्षा, विद्यालय, अध्यापक और समाज। अब देखते हैं बौद्धिक विकास। तो बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा। सामान्यतः सीखने और तर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने व अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि कहलाती है। जैसे बोरिंग के अनुसार कहा गया है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। वकिंगम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की विधि है। टर्मैन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बिने के अनुसार बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना में।
रायवर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो कि हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। थॉर्नडाइक के अनुसार सत्य तथा तथ्य की दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया की शक्ति ही बुद्धि है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नए परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है। क्वाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। वास्तविक अर्थ में बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है और उसके सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है। मोटे तौर पर बुद्धि में निम्नलिखित प्रकार की योग्यताएं आती हैं। सबसे पहले सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, समस्या समाधान करने की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, संबंधों को समझने की योग्यता, अपने वातावरण में सामंजस्य करने की योग्यता। बुद्धि के प्रकार, गैरेट के 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। मूर्त बुद्धि, इसे गामक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। अमूर्त बुद्धि, इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है जो दिखने वाला। सामाजिक बुद्धि, जो समाज से सीखा जाता है। संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए। अमूर्त बुद्धि, जो दिखने वाली बुद्धि होती है, जो दिखने वाली चीजें होती हैं उनके शब्दों, प्रतीकों, समस्या समाधान आदि के रूप में इसका प्रयोग होता है। सामाजिक, हमारे समाज के द्वारा व्यक्ति समाज में समायोजन करता है। यांत्रिक मशीनरी, इसकी सहायता से व्यक्ति यंत्रों तथा भौतिक वस्तुओं का संचालन करता है। बुद्धि के सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादक, तो एक कारक सिद्धांत बिने टर्मैन स्टर्न ने दिया है। 2 कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। बुद्धि संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल और बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर, पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप वर्नन और त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया है। ये कारक सिद्धांत, ये प्राचीन सिद्धांत बिने टर्मैन तथा स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत के समर्थकों में प्रमुख हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, ये कारक बुद्धि का एक कारक सिद्धांत इसे कहते हैं। 2 कारक सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने वर्ष 1904 में किया था। इनके अनुसार बुद्धि 2 कारकों, सामान्य योग्यता कारक जी फैक्टर तथा विशिष्ट योग्यता एस फैक्टर से मिलकर बनी होती है। जैसे जी फैक्टर ये है, एस फैक्टर ये। सामान्य योग्यता कारक जन्मजात योग्यता होती है। सभी प्रकार के मानसिक क्रियाओं को करने में इसकी आवश्यकता होती है। विशिष्ट योग्यता कारक अर्जित योग्यता होती है। यह विशिष्ट योग्यताओं का एक समूह होता है। बहुकारक सिद्धांत, तो बहुकारक सिद्धांत में इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि अनेक स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी। जैसे अनेक जो बिंदी लग रही हैं, ये बहुकारक सिद्धांत हैं और अपने आप में स्वतंत्र हैं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत, समूह यानी एक दूसरे से जुड़कर बनी। थर्स्टन ने अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में बुद्धि के 13 खंड बताए हैं, जिनमें 9 अधिक महत्वपूर्ण स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, देखने, सांख्यिकी योग्यता जो गिनती होती, शाब्दिक योग्यता, तार्किक, निगमनात्मक योग्यता, आगमनात्मक योग्यता और स्थान संबंधी योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता होती है। इसमें बुद्धि का समूह कारक ये हो गया। बुद्धि संरचना सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि की त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया है और इनके अनुसार बुद्धि को 3 विमाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। 5 सामग्री, दृश्यविक, श्रवणिक, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक 6 संक्रियाएं दी हैं। संज्ञान, स्मृति, अभिलेखन, स्मृति धारण, परंपरागत, चिंतन, मूल्यांकन तथा 6 उत्पाद, इकाइयां, वर्ग, संबंध, प्रणाली,
प्रत्यावर्तन, निहितार्थ गिलफोर्ड तथा उनके सहयोगियों ने कहा है कि कुल 180 यानी 5 × 6 × 6 भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताएं हो सकती हैं, जो 180 विभिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न होती हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, इकाइयां, वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन, निहितार्थ इसमें है, और नीचे द्योष्टिक और श्रवणिक, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक, संज्ञान, स्मृति और स्मृति धारण, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन, मूल्यांकन, तो इन सब से मिलकर बनी होती है। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन R.V. कैटल ने किया है और इनके अनुसार बुद्धि दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, तरल बुद्धि G.P. तथा ठोस बुद्धि G.C. तरल बुद्धि वंशानुगत कारकों द्वारा निर्धारित होती है तथा यह तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता है, जबकि ठोस बुद्धि पर्यावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होती है तथा ये शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित योग्यता है। तरल बुद्धि वंशानुगत कारक है और पर्यावरणीय उद्बोधन ये शिक्षा, प्रशिक्षण या अनुभव से आती है, तब जाके बनती है ठोस या क्रिस्टलीय बुद्धि। बहुबुद्धि सिद्धांत, बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया है और इनके अनुसार बुद्धि 7 प्रकार की होती है। पहली भाषीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि और संगीत बुद्धि, वैयक्तिक आत्म बुद्धि, वैयक्तिक पर बुद्धि। और गार्डनर के अनुसार ये सभी 7 प्रकार की बुद्धि यद्यपि परस्पर अंतःक्रिया करती हैं और फिर भी वे मुख्यतः स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। बाद में इन्होंने इसमें 8वीं बुद्धि के रूप में प्रकृतिवादी बुद्धि को जोड़ा है। भाषीय बुद्धि, भाषीय बुद्धि वाले व्यक्ति की अंतिम अवस्था कवि, पत्रकार, लेखन, शिक्षक, वकील, राजनीतिज्ञ, अनुवादन आदि हो सकती हैं। तो भाषीय मतलब जो भाषा से संबंधित तर्क, जो तार्किक बुद्धि जो होती है, इस ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति की अंतिम अवस्था वैज्ञानिक, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्राम शोधकर्ता, लेखपाल, गणितज्ञ आदि हो सकते हैं। स्थानिक बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति की अंतिम अवस्था शिल्पकार, दृष्टिक कलाकार, अन्वेषक, आर्किटेक्ट और आंतरिक डिजाइनर्स, मैकेनिक, इंजीनियर्स आदि हो सकती हैं। शरीर गतिक बुद्धि, ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति डॉक्टर, नर्तक, एथलीट, अभिनेता, अग्निशमन दल के सदस्य, कारीगर आदि कैरियर के रूप में चुन सकते हैं। संगीत बुद्धि, संगीत बुद्धि वाले व्यक्ति की अंतिम अवस्था संगीतकार, गायक, वादक आदि हो सकती है। वैयक्तिक आत्मबुद्धि, ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति अनुसंधानकर्ता, दार्शनिक, सिद्धांत प्रेरणता के रूप में अपने करियर को चुन सकते हैं। व्यक्तिक पर बुद्धि, तो इस सिद्धांत का मतलब है, इस बुद्धि का जो मतलब है, इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति की अंतिम अवस्था परामर्शदाता, विक्रेता, राजनीतिक, व्यापारी हो सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए एक और है, यानी कि 2 और हैं, इनको भी देख लेते हैं। पदानुक्रमिक सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन फिलिप वर्नन ने किया और इन्होंने मानवीय योग्यताओं की पदानुक्रमिक संरचना प्रस्तुत की है एवं कहा है कि मानवीय योग्यताएं एवं क्रमिक रूप में व्यवस्थित होती हैं। इस क्रमबद्ध व्यवस्था में क्रमशः सामान्य कारक, मुख्य समूह कारक, लघु समूह कारक तथा विशिष्ट कारक होते हैं। त्रितंत्र सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने किया था। इन्होंने बुद्धि के 3 उप सिद्धांत बताए हैं। पहला संदर्भात्मक उप सिद्धांत, अनुभवजन्य व उप सिद्धांत, तीसरा है घटक उप सिद्धांत है। तो दोस्तों आज के लिए इतनी क्लास, मिलते हैं आगे
दोस्तों अगर अच्छी लगी हो क्लास तो कमेंट करके बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आगे अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।